अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान ज़ुबैदा अनवर ख़ान और मेरे साथी मेज़बान सनाउल्लाह ख़ान। अस्सलाम वालेकुम जनाब। और कैसा जा रहा है आपका रमज़ान? आप देख रहे हैं 7 न्यूज़ और हम मौजूद हैं स्टूडियो में जहां पे एहसास रमज़ान के हवाले से आज बात करेंगे बहुत सारे मेहमानों से। लेकिन उससे पहले स्पॉन्सर्स का जिक्र करना बेहद ज़रूरी है, जिनकी बदौलत हमारी नशरियात आप तक पहुंच पाती है। तो हमारी आज की नशरियात को स्पॉन्सर किया है मरहबा लेबॉरेटरीज़ ने, जिनका पैगाम है कि सन 1975 से आपकी अच्छी सेहत के लिए कोशां, कतरा कतरा खालिस अज्जा का एहसास लिए मरहबा मशरूबात, हर लम्हा हर बात मरहबा का शरबत गुल बहार, 100% खालिद मशरूबात के लिए एक ही नाम मरहबा लेबॉरेटरीज़। सनाउल्लाह, आज हम बात करेंगे फ़न ख़ताती के हवाले से। तो आप भी खासी दिलचस्पी रखते हैं, आपको क्या लगता है कि आज के दौर में इस फ़न को सीखना कितना मुश्किल है, या जो लोग इसके हवाले से काम कर रहे हैं कितनी की मुश्किलात उन्हें फेस आती होगी, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले ज़रूरी है कि हम हमारे स्टूडियो में जो मेहमान मौजूद हैं उनका भी तारफ़ करवा दें। लकीली हमारे आज स्टूडियो में मौजूद हैं जो मेहमान, उनका तारफ़ मैं आपसे करवाती चलूँ। सबसे पहले आप देख रहे हैं मोहम्मद खालिद मुजद्दिदी साहब बैठे हैं, आप कैलीग्राफर हैं। सर खुश आमदीद कहते हैं आपको। और उनके साथ एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची, टैलेंटेड कहा जाए तो कम ना होगा, 14 साल की उम्र में पहला कॉलम लिखने वाली सकीना अज़हर। वेलकम कहते हैं सकीना आपको, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? और इनके साथ तशरीफ़ रखते हैं हमारे इलामा सैयद ज़ैनुल रज़ा साहब, मज़हबी स्कॉलर हैं और आज हमारे साथ गुफ्तगू करेंगे। वेलकम कहते हैं आपको ज़ैन। अच्छा, अब मैं जैसा कि मैंने इंट्रो में जिक्र किया था कि कैलीग्राफी फ़न ख़ताती जिसे कहा जाता है, ये बहुत कदीम और बहुत मुश्किल फ़न है। जो लोग इसको आज के दौर में अपनाए हुए हैं वो भी किसी अनमोल नगीने से कम नहीं हैं। इस फ़न के कदरदान वक्त के साथ साथ कम होते जा रहे हैं। उसकी बड़ी वजह मुझे लगता है कि हुकूमती सरपरस्ती ना होने के बराबर है। आप क्या कहेंगे सनाउल्लाह साहब? हुकूमती कहना ये बेहतर होगा कि हुकूमती सरपरस्ती है ही नहीं इसमें, बिल्कुल भी नहीं है। गवर्नमेंट लेवल पे इसको ना तो देखा जा रहा है, ना इसकी सरपरस्ती की जा रही है। और ये एक कह लें कि इस्लामिक शोबा है। इसमें जो खताती हम करते हैं ये पुराने आयात और बिल्कुल कुरानी आयात उस हवाले से अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, और इसमें हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हाईलाइट करेंगे, गवर्नमेंट जगाने की कोशिश जगाने की पूरी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। जी बिल्कुल। और हमारे पास साथ मौजूद भी हैं कैलीग्राफर, क्या आप जानना चाहेंगे? मोहम्मद खालिद मुजद्दिदी साहब। जी जी जी, आप माशाल्लाह काफ़ी अरसे से फ़न ख़ताती में हैं और मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि फ़न ख़ताती एक्चुअली है क्या, और आपको ये शौक कैसे पैदा हुआ और आप कब से कर रहे हैं? इतना मुश्किल शौक कैसे पैदा हुआ? मुश्किल शौक, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जी बताइएगा। जी, पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने इतने अच्छे और इतने बाबरकत महीने में हमें यहाँ पे दावत दी। जहाँ तक ये ख़ताती का है तो ये जैसे कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर इसका कुरानी के मतलब के लौह कलम की जिस तरह का जिक्र किया है, तो इंसान की खुशबख्ती है कि वो इसको पढ़े और इसको लिखे भी। आप देखते हैं कि जिस तरह के एक कारी मतलब मुख्तलिफ लहन के अंदर, मुख्तलिफ अंदाज के अंदर कुरान मजीद की तिलावत करता है, इसी तरीके से एक ख़तात जो होता है वो मुख्तलिफ स्टाइल के अंदर अल्लाह ताला के कलाम को बड़ा खूबसूरत अंदाज से लिखता है। इसको फ़न ख़ताती कहते हैं। तो जहाँ तक आपने बात की सवाल का दूसरा हिस्सा आपका, उसमें यह है कि ये शौक़ तो मैं ये नहीं कहूँगा कि शौक़ मुझे बचपन से था। ऐसा नहीं है कि शौक़ तो मेरा ये बाद में बना। असल में ऐसा था कि मैं प्राइमरी लाइफ की आपको बात बताता हूँ कि प्राइमरी लाइफ से भी मैं क्लास के अंदर मेरी लिखाई कहने के जिस तरह कहते हैं ना कि गॉड गिफ्टेड, यानी कि जब मैंने होश संभाला तो ये मैंने देखा कि अल्लाह ताला ने जो मुझे पहला जो गिफ्ट दिया ना, मुझे खूबसूरत लिखाई थी। तो मैं खुशकिस्मत हूँ इस लिहाज से। तो फिर आगे ये सिलसिला चलता रहा कि क्लास के अंदर एक और लड़का था, मेरी लिखाई बहुत अच्छी थी क्लास के अंदर ना, तो एक कंपटीशन रहता था। की बात कर रहे हैं जब हम तख्ती और कलम, हाँ ये तख्ती का दौर है, तख्ती के दौर की बात कर रहा हूं। वो काट के ऊपर से उसको बना के उसका और स्याही से वो इस तरीके से वो सिलसिला चलता था।
तो क्लास के अंदर मेरी लिखाई बहुत अच्छी थी, एक और लड़का था, तो एक कंपटीशन का माहौल पैदा हो गया वहाँ पे ना। तो थे तो हम बहुत छोटे छोटे थे, तो एक मोटिवेशन भी मिलती है, जहाँ कंपटीशन होता है वहाँ से मोटिवेशन भी मिलती है। तो ये फिर आखिर ये सिलसिला थोड़ा आगे चला, तो मेरे स्कूल और घर के दरमियान ना एक पेंटर की दुकान आती थी। तो जब स्कूल से छुट्टी होती थी ना, तो मैं वो पेंटर की दुकान पे ना आके खड़ा हो जाता था। चूँकि पाकिस्तान के अंदर ख़त नस्तालीक राइज है, यहाँ पे ख़त नस्तालीक में लिखा जाता है, तो वो पेंटर हजरात ना वो उस वक्त जो कमर्शियल साइन बोर्ड लिखते थे वो ख़त नस्तालीक के अंदर लिखते थे। तो मैं उनको बड़े गौर से देखा करता था, मुझे बड़ा अच्छा लगता था। गो कि वो उस जो इसके खताती के जो कवायद हैं उसके अंदर नहीं होते थे वो। ये इस चीज़ का अदराक मुझे बाद में हुआ। ख़त के अंदर जो लिखता है उसे आप खत्तात कहते हैं, जो ख़त के कत के अंदर नहीं लिखता या उसके असूल के अंदर नहीं लिखता, उसको आप एक अच्छा हैंड राइटर तो कह सकते हैं, खत्तात नहीं आप उसको कह सकते हैं। तो मेरे अंदर भी ये चीज़ फिर मैंने देखा, मैंने कहा अच्छा एक अच्छा क्या कहते हैं इसको, हैंड राइटिंग जो है उसको आप खत्तात नहीं कह सकते। इस तरीके से मेरे अंदर फिर ये चीज़ और आई कि मैंने कि नहीं मुझे ये सीखना है मुझे, और इस तरह से आपका फन निखरता चला गया। जी इस तरीके से फिर वो मेरे अंदर वो मतलब वो शौक असल में उस वक्त पैदा हुआ फिर। अच्छा, बहुत सारे माशाल्लाह फन पारे भी लाए हैं साथ, मैं भी ऑफ दी कैमरा देख रही थी, ऐसी ऐसी खूबसूरत इनके पास इनके हाथ के लिखे हुए। तो मैं चाहूंगी कि एक एक करके आप हमारे नाजरीन को भी दिखाएं जो आपके पास फन पारे हैं, उनको अगर हम स्क्रीन पे दिखाएं तो मेरे ख्याल में लोग ज़्यादा खुश होंगे देख के। वो जो ख़ास तौर पे इसका रखते हैं, अदराक रखते हैं कि फ़न ख़ताती होती क्या है, आयात को किस तरह से लिखा जाए, तो वो फ़न ख़ताती के ज़ुमरे में आता है। आज जो हमारे पास कुछ यहाँ पे उसके नमूना जात लाए हैं खालिद मुजद्दिदी साहब, वो भी आपको दिखाते हैं। अच्छा, ये खालिद भाई हमें लिखा नज़र आ रहा है, एक आयत है कुरान पाक की, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, आयतुल कुर्सी का ये बड़ा खूबसूरत माशाल्लाह, बड़ा ही प्यारा आपने कलर कम्बिनेशन भी किया हुआ है इसका। तो इसको कौन सा खत कहा जाएगा? अच्छा, ये इसको ना ये इसके अंदर 2-3 खत का मैंने अमेजिश की है। अच्छा, तो ये खत नहीं है ये? जी, इसको खत आर्ट भी आप कह लें। इसको मैं मतलब बाकायदा ये नहीं कहूँगा ये खत सुलस के अंदर है, इसकी 3 खतूत की अमेजिश है इसके अंदर, लेकिन मैं इसको खत आर्ट ही कहूँगा। ये मॉडर्न कूफी के अंदर है। अच्छा, मॉडर्न ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये मॉडर्न कूफी के अंदर है। ये खत नस्ख के अंदर है, ये बाकायदा जो खतूत हैं राइज हैं, ये खत नस्ख के अंदर मैंने लिखा है। ये आयतुल कुर्सी का जो शुरू का जो आयत है ना, ये वो है, बिल्कुल पहली ही आयत है आयतुल कुर्सी की, बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। और मुझे ये बताइए खालिद भाई कि इसमें कलर स्कीम कोई आपको ऑर्डर देता है बनाने के लिए, तो कलर स्कीम वो चेंज करना चाहे तो उसमें वो भी आप चेंज करके दे सकते हैं? कलर स्कीम जैसे वो होता है कि हर बंदे का अपने के घर का माहौल होता है, थीम होता है, वो अपने वो इंटीरियर के हिसाब से, इसीलिए मैंने पूछा है, जो भी कहेगा, क्योंकि बहुत सारे जो हमारे नाजरीन देख रहे हैं यकीनन ये आपसे राब्ता करना चाहेंगे, बनवाना चाहेंगे, तो उनके लिए क्या क्या आसानी है, कितने दिनों में ये तैयार कर सकते हैं आप? और कलर स्कीम में भी आपने कहा कि इसमें जिस तरह का वो कहेंगे हो सकती है, और कितने दिनों में आप ये बना के दे सकते हैं अगर आपको कोई ऑर्डर करता है कि हमें ये चाहिए? नहीं, अगर तो मैटर यही होगा, अगर कोई कहता है कि हमें सिर्फ ये जो लिखा हुआ है सेम यही चाहिए और इस कलर में चाहिए, ठीक है, तो तकरीबन ये इसको 15 से 20 दिन लग जाते हैं। 15 से 20 दिन, क्योंकि अगर एक ऑलरेडी हमारे पास कंपोजिशन है, ज्यादा टाइम लगता है कंपोजिशन पे। कंपोजिशन सोचनी होती है कि हमने किस कंपोजिशन के अंदर इसको लिखा जाएगा। बहुत सारे खतात ऐसे गुजरे हैं कि जिनको कंपोजिशन में इतनी देर लग जाती थी कि वो उनके ज़हन में कंपोजिशन नहीं आती, तो वो 2 नफल नमाज पढ़ते थे। अच्छा, इतना माशाल्लाह से देखें, ताकि कंपोजिशन कोई ज़हन में आ जाए। खूने जिगर दे के फन सीखना पड़ता है। असल में टाइम लगता है कंपोजिशन पे। फिर इसको मैटर भी इस पे करता है कि आपका जो मैटर है, जैसे सूरह खलास है वो थोड़ा ज़्यादा है, सूरह फातिहा है वो उससे भी ज़्यादा है, तो उनकी कंपोजिशन बनाना, उसकी सेटिंग करना, उसको तकरीबन 1 माह 2 माह उसको भी लग जाते हैं। बिल्कुल ऐसा है। अगर कोई सिंगल वर्ड हो, जैसे इसमें अल्लाह है, इसमें मोहम्मद है, तो उसकी कंपोजिशन पे फिर डिपेंड करता है, क्योंकि मैटर तो हमारे पास आ गया कोई एक लफ्ज है, लेकिन कंपोजिशन पे आ जाता है कि वो कंपोजिशन किस टाइप की बनानी है, उस पे कितने दिन लगते हैं, वो डिपेंड कर सकता है उस पे कंपोजिशन पे। नहीं माशाल्लाह बहुत खूबसूरत आपने ये लिखा है, और जो भी नाजरीन देख रहे हैं अगर बनवाना चाहें तो 10 से 15 दिन का जो अरसा दरकार है और आपको ये बना के दी जा सकती है। बहुत खूबसूरत माशाल्लाह जी। हमारी दूसरी मेहमान हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। मैंने बताया था छोटी सी उम्र में बहुत बड़ा कारनामा किया कि कॉलम ही लिख डाला, जो कि 14 साल की उम्र में बात समझ में नहीं आती कि कोई बच्ची कॉलम भी लिख सकती है, राइटर भी बन सकती है, क्योंकि
بہت دماغ اور جسم کا نچوڑ ہے, تجربہ ہے, اس کے بعد جا کے آپ اس قابل ہوتے ہیں کہ کوئی تجزیہ لکھ سکیں, کوئی کالم لکھ سکیں, کسی گفتگو کے اوپر ایک سیر حاصل جو ہے وہ تجزیہ کر سکیں. لیکن سکینہ ماہم اظہر نے لکھا ہے, پوچھیں گے سکینہ آپ کا پہلا آرٹیکل جو ہے وہ 14 سال کی عمر میں پرنٹ ہوا تھا, تو پاکستان کے ایک بڑے اخبار نوائے وقت میں آپ نے ماشاءاللہ شائع ہوا تھا, کوئی چھوٹا اخبار بھی نہیں ہے. تو اتنی چھوٹی سی عمر میں کیا فن, مطلب شوق کیسے پیدا ہوا؟ دیکھا کسی کو, والدین کو دیکھا یا خود سے ہی ہوا؟ ہاں جی, سب سے پہلے تو میرے گھر کا ماحول بہت میٹر کرتا ہے, کیونکہ گھر میں امی ابو دونوں کو پڑھنے کا شوق ہے, ریڈنگ کا شوق تھا, تو ان کو دیکھ دیکھ کے مجھے بھی ریڈنگ کا شوق ہوا. اس کے علاوہ میرے دادا ابو عبدالکریم بیدل وہ پنجابی شاعر تھے, اور میرے بابا محمد اظہر کریم یہ بھی وہ بھی آرٹیکل لکھتے ہیں, تو ان کو دیکھ دیکھ کے میرا لکھائی کی طرف شوق پیدا ہوا. اچھا, اس طرح سے شوق پیدا ہوا. تو پہلا ہی کالم کس موضوع پہ لکھا تھا آپ نے؟ پہلا کالم میں نے پاکستان کے بارے میں تھا, پاکستان کے بارے میں تھا, تحریک آزادی کے بارے میں تھا. اچھا, آپ نے وہ جو سبجیکٹ ہے وہ بھی اتنا مشکل چوز کیا؟ اصل میں موٹیویشن وہ بنی کہ میں پاکستان کے لیے کچھ لکھوں, کہ پاکستان کے لیے اپنا کوئی رول پلے کروں, کہ اس میں کوئی پازیٹیو امیجز کی پریزنٹ کر سکوں, تو اس وجہ سے پھر اسی پہ. تو آپ نے خوبصورت ہاں کالم نگاری ایک بڑا مشکل ہے, لیکن ہاں چھوٹی سی عمر میں بڑے بڑے کارنامے جو ہے وہ مشکل پکڑا ہوا. ہاں جی, ایسا ہی ہے. آزادی کا جو ہے. ہاں اچھا, ایک چیز اور ہے, آپ کی تحریریں جو مجھ تک پہنچی ہیں, میں نے پڑھی ہیں, آپ نے نوجوانوں کو بڑا اس میں مخاطب کیا ہے, قرارداد پاکستان کے اوپر آپ نے بات کی ہے, اور موضوع سخن زیادہ تر آپ کا نوجوان نسل رہی ہے. تو کیا پریشان ہیں دیکھ کے نوجوان نسل کدھر جا رہی ہے, یا کیا سوچتی ہیں, کیا دیکھتی ہیں, ذرا شیئر کیجیے ہمارے ناظرین کے ساتھ. جب میں نے لکھنا اسٹارٹ کیا تھا نا, تب حالات ایسے تھے کہ جس ٹائم میں لکھنا اسٹارٹ کیا تھا تب دہشت گردی عروج پہ تھی, اور ایک اسلام فوبیا کا ٹرینڈ چلا ہوا تھا. تو میں چاہ رہی تھی کہ مطلب ایک جو پروپیگنڈا ہے ایسٹ کے خلاف اور مسلمان اقوام کے خلاف, ان کے بارے میں کچھ لکھا جائے, کوئی کاؤنٹر نیریٹو پریزنٹ کیا جائے کہ اصل امیج یہ ہے. تو اس کے علاوہ بھی میں چاہ رہی تھی کہ مطلب پاکستان کی نوجوان نسل وہ پاکستان کی طاقت ہے, کیونکہ آلموسٹ 60% سے زیادہ جو پاکستان کا مستقبل بھی ہے, 60% سے زیادہ پاپولیشن ہماری نوجوان کی ہے. تو میں چاہ رہی تھی کہ وہ اپنی اسپورٹس کا استعمال کریں. اور دادا ابو مجھے بچپن میں سنایا کرتے تھے کہ وہ مائگریشن کر کے ادھر آئے تھے اور سے ضلع جلندھر سے, تو وہ یہاں جب پاکستان آئے تو جو اسٹرگل تھی, ان کے پیچھے جو اسٹرگل کا گول کیا تھا وہ یہی تھا کہ ایک آزاد ریاست ہو. اس کا مطلب آپ کی کافی ڈسکشن نہیں ہے اپنے دادا ابو کے ساتھ. یہ بڑی خوش قسمتی ہے کہ بچے اپنے آباء و اجداد کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں آج بھی, اور ان کے تجربات کو اپنے رائٹنگ میں لکھتے ہیں, ان سے کی گئی گفتگو کو. اور یقیناً یہ ایک احساس ہے جو سکینہ ماہم کے نظر میں کہ دل میں ہے کہ یہ ہماری جو نوجوان نسل ہے, یہ میرے قلم سے, میری لکھائی سے, اگر میری تحریر سے کسی حد تک سدھر سکتی ہے تو مجھے اپنا رول ادا کرنا چاہیے. شامل گفتگو کرتے ہیں میرے خیال میں علامہ سید زین الرضا صاحب کو. سر, احساس کی بات ہو رہی ہے, رمضان کی بات ہو رہی ہے, نوجوان نسل کہاں جا رہی ہے, کیا دیکھتی ہیں, اسلام کیا کہتا ہے, کس طرح سے رہنمائی فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ. بہت ہی پیارا سوال ہے کہ نوجوان نسل کس طرف جا رہی ہے. قرآن مجید کے اندر خالق کائنات نے فرمایا کہ والعصر ان الانسان لفی خسر, کہ زمانے کی قسم ہے کہ انسان خسارے کے اندر ہے. تو آج اگر دیکھیں وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور تھا, اس وقت جب صورت نازل ہوئی تھی تو اس وقت یہ تھا کہ کفار تھے, ہر طرف گمراہی تھی, اور جو جہالت کا دور تھا. تو لیکن آج پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد وہ چینج آیا, تعلیم و تربیت نے بڑا عروج پایا. ایسا ہی ہے, ٹھیک ہے, ایک ہم مہذب قوم بن کے سامنے آئے. اور پھر اسی وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلام کی جو پذیرائی کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس کی ایک مہذب قوم کی جب تعمیر کی گئی تو پھر وہ جب جیسے جیسے اس کی کرنیں بکھری تو لوگ جوک در جوک اسلام کے اندر داخل ہوتے چلے گئے. پھر اب یہ ہے کہ وقت گزرتا گیا, اب جو بھی چیز پرانی ہو جاتی ہے, جس طرح کیلی گرافی کے حوالے سے آپ بات کر رہے تھے, تو ایک وقت تھا کہ اس کی بڑی مانگ تھی, بڑا اس کو مانا جاتا تھا. لیکن اب جو دور آیا ہے
دور کے بدلنے کے ساتھ ساتھ اب کیلیگرافی کی طرف لوگوں کی توجہ کمرشل ہو گیا ہے تھوڑا جی سا، بالکل، کمرشل ہو گیا ہے، اور توجہ بھی بہت کم ہو چکی ہے، گنے چنے لوگ ہیں. جس طرح آپ نے کہا تھا کہ جو کیلیگرافی کرنے والے لوگ انمول ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پسند کرتے ہیں وہ بھی انمول ہیں. ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے، تو اب اسلام تبھی تو کم ہے، جی کم مقدار میں ہے، انمول ہے نا، اس لیے بالکل انمول وہ اور نایاب ہیں. نایاب ہے. اور اسی طرح اب اسلام کا ایک وقت گزرا ہے، وہ کافی مدت گزر چکی ہے، تو اب یہ شاید اسی وجہ سے وہ جو اسلامی تعلیمات تھی، وہ جو ایک اسلام نے ایک تہذیب دی تھی، اور جو ایک اب دیکھیے نا کہ کتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیال رکھا ہماری تربیت کے حوالے سے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھوٹوں کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آنا ہے، بڑوں کے ساتھ ادب کے ساتھ پیش آنا ہے. یہ میں اس کی ایک مثال دے رہا ہوں، اور جو اس پہ عمل نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. پھر آپ اگر فرائض کو دیکھیں، نماز، روزہ ہے، تو روزہ جب ہم رکھتے ہیں، کیونکہ رمضان مبارک ہے، تو میں اس کی مثال دینا چاہوں گا کہ روزہ رکھتے ہیں تو ہم بھوک پیاس کاٹتے ہیں، تو ہمیں اس سے دوسرے جو بھوکے ہیں ان کا احساس ہوتا ہے کہ بھئی بالکل ایسا ہے. ٹھیک ہے. نماز کے اندر جب جاتے ہیں تو بادشاہ ہو یا غلام ہو تو دونوں ایک جا ہوتے ہیں. اب وہ جتنے بھی فرائض ہیں، زکوٰۃ ہے تو یہ بھی دینا فرض ہے، تو اب اس میں بھی دوسروں کا احساس ہوتا ہے. اب یہ جتنے بھی فرائض ہیں یہ سارے کیا کرتے ہیں کہ ہماری تہذیب کو ایک اچھی راہ کی طرف لے کے جاتے ہیں. اور جو سنتیں ہیں جیسے کہ مسواک کرنا، پھر اس کے علاوہ دوسرے معاملات ہو گئے، خوشبو لگانا، یہ ہماری انفرادیت پہ ہیں، یعنی ہم نے خود اپنی شخصیت کو سنوارنا ہے. تو اس حوالے سے دیکھیں تو اسلام نے بہت زیادہ فوکس کیا تھا کہ ہم ایک اچھا مہذب، ہم ایک اچھی قوم بن سکیں. لیکن یہ ہے کہ بدقسمتی سے ایک وقت گزرنے کے ساتھ جو ہے وہ ہم اس چیز سے دور رہ گئے. تعلیمات جو تھی اسلام کی ہم نے اس کو فراموش کر دیا، اور جس طرح جدت آئی اور نئی نئی چیزیں شامل ہوتی گئیں تو ہم پیچھے ہٹ کے آج کا جو دور ہے وہی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس طرح میں نے پہلے آیت پڑھی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ان الانسان لفی خسر، کہ انسان خسارے میں ہے. تو آج پھر وہ خسارے کی طرف جا رہا ہے. نہ تو ہمارے اندر احساس اللہ رحم فرمائے، نہ تو ہمارے اندر احساس رہ گیا ہے، نہ ہم اسلامی تعلیمات پہ عمل کرتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں، میں ایک مثال دیتا ہوں، بچی کالم نگار ہے تو میں بھی کالم لکھتا ہوں، اور تقریباً ماشاءاللہ 92 کے اندر اور اس طرح کے جو 3-4 اس طرح اخبارات ہیں جن میں میں لکھتا رہا ہوں. تو فی الحال 92 کے اندر ہوں. تو میں نے جو پہلا جو لکھا تھا نا وہ ہمدرد کے نام سے لکھا تھا. اور اس کی وجہ کیا بنی تھی، میں جب گورنمنٹ کالج جسی یونیورسٹی میں تھا تو وہاں سے نا میں ایک اپنے کام کے لیے نکل رہا تھا. تو داتا صاحب کا رستہ وہی ہے، میری رہائش چونکہ ادھر داتا صاحب کے پاس تھی. اچھا. تو وہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ چرس پینے والے بہت زیادہ ہو گئے، ملتے ہیں، بہت زیادہ ہو گئے. اور ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ کچھ لوگ تو ہیں جو اس شعبے میں ہیں، کچھ لوگ ویسے جن کا گھر باہر نہیں ہے. اب میں نے وہاں پہ ایک شخص کو دیکھا کہ وہ لیٹا ہوا ہے اور اس کی آخری سانسیں چل رہی ہیں. ٹھیک ہے. اور ایک بندہ بالکل اسی حالت کے اندر اس کے منہ میں چمچیوں کے ساتھ جوس ڈال رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اتنا رش ہوتا ہے اس روڈ پہ، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ روڈ بلاک ہی رہتی ہے، لیکن لوگ گزر رہے ہیں، دیکھتے ہیں، گزرتے جاتے، کوئی بندہ اس کے پاس نہیں کھڑا. دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے. وہ ایک ہمدرد تھا اس کا. وہ چیز ابھی بھی میں جب یہ بات کر رہا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو چکے ہیں کہ وہ اتنا دردناک عالم تھا کہ ہمارے اندر بالکل احساس نہیں رہا. آپ کی آنکھوں نے وہ منظر دیکھا اور میرے اندر وہ چیز ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گئی. اور پھر اس کے بعد میں اس چیز کی طرف آیا. تو یہ دیکھیے کہ ہمارے اندر احساس، آپ نے جس طرح احساس رمضان کی بات کی ہے، تو ہمارے اندر احساس ختم ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. ہم عبادت کے اندر کوتاہی کرتے ہیں، وہ ہمارے اندر وہ کمی رہ جاتی ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. لیکن جو ہمارے دوسرے حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے، تو وہ نہیں ہوں گے. ہمیں کرنا چاہیے، یہ ہمارا اخلاقی فرض بھی ہے. اور خالق کائنات نے وہ جو آپ نے حدیث سنی ہوگی کہ خالق کائنات نے فرمایا ہے کہ جب ایک بندہ اس کے پاس کوئی مانگنے والا آئے تو وہ نہ دے تو خالق کائنات قیامت والے دن اس سے پوچھے گا کہ میں تیرے دروازے پر آیا تھا تو نے مجھے نہیں دیا. تو یہ بھی اسی سے ہم استدلال کرتے ہیں اور قیاس کرتے ہیں کہ یہ جو بندہ تھا یہ بیمار تھا تو وہ شاید کہ خالق کائنات اس صورت میں بھی پوچھ سکتا ہے کہ وہ بندہ میں بیمار تھا اور تو جو مجھے دیکھ کے تو نے میری عیادت نہیں کی، میرا احساس نہیں کیا. تو یہ واقعی ہم خسارے کے اندر جا رہے ہیں. اور اس ٹرانسمیشن کے تحت میں کہوں گا کہ کم از کم ہم احساس تو پیدا کریں. جو ہمارے دوست ہیں، جو ہمارے احباب ہیں، جن کو ہم دیکھتے ہیں، ہم ان کو فریضہ سمجھیں اور اپنا جو اخلاقی فرض سمجھتے ہوئے، دینی فرض سمجھتے ہوئے ہم ان کی مدد کریں. بالکل زین بھائی، بڑی خوبصورت بات کی آپ نے. ناظرین، احساس سے رشتے زندہ رہتے ہیں، سانس لیتے ہیں. جہاں احساس ختم ہو جاتا ہے وہاں رشتے ختم ہو جاتے ہیں. احساس
की वजह से ही आज हम इस ट्रांसमिशन में भी मौजूद हैं, क्योंकि हम इस जो रमज़ान है इसके एहसास को महसूस करते हुए बहुत सारे मौज़ूआत पे रोशनी डालने की कोशिश करते हैं। उलमा स्कॉलर्स को बुलाते हैं ताकि जो सवाल आप जानना चाहते हैं, जो हमें नहीं पता सही तरह से उसके बारे में इस्लाम ने क्या हुक्म दिया है, वो आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे लेंगे छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। आज का मौजू है रमज़ान शरीफ और आज हमारे पास खालिद साहब कैलीग्राफर बैठे हुए हैं और इनसे गुजारिश करेंगे जो नमूनाजात आप अपने साथ लेकर आए हैं प्लीज वो भी नाज़रीन को जरा दिखाएं। हाँ ये ज़रूरी है। बिल्कुल खालिद भाई दिखाइएगा कि आपने और क्या बनाया है। जी ये देखें, ये एक फ्रेम है। हाँ जी, ये माशाल्लाह से बताएंगे क्या लिखा है खालिद भाई? ये सूरह 7 की आयत है जी। तो ये मराकशी कुफी इसको बोलते हैं। अच्छा, इस खत का नाम है? इसका नाम, ये मॉडर्न कुफी इसको आप कह लें, ठीक है, लेकिन ये मराकशी स्टाइल में है ये कुफी। मॉडर्न कुफी इसको कह लें तो ज़्यादा बेहतर है। ये ओल्ड कुफी के अंदर अल्लाह लिखा हुआ है इसके अंदर मैंने, क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात का हार भी उसकी एक सिफ्त है। तो उस हवाले से, क्योंकि ये आयत इस हवाले से थी, इसलिए मैंने इसको ऑरेंज कलर दिया है। ठीक है, थोड़ा जलाली नहीं लग रहा? जलालियत लग रहा है, थोड़ा जलाली लग रहा है। तो उसी हवाले से मैंने ये फिर ये इसका ये कलर दिया। अच्छा माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत है, बहुत ये कितने दिनों में तैयार कर सकते हैं? ये भी तकरीबन 15 से 20 दिन इसको लग जाएंगे लिखने में इसको ना। अच्छा, इसके अलावा भी कोई और भी आपके पास है तो वो भी दिखाइए। जी मैं दिखाता हूँ, और भी दिखाता हूँ आपको। जी ये देखें, ये सूरह इखलास जी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। ये ओल्ड कुफी के स्टाइल में लिखी है। सूरह इखलास है, सूरह इखलास है पूरी, कुल हुवल्लाहु अहद लिखा, बिल्कुल पूरी सूरत लिखी हुई है। ये कौन सा खत है? ये खत कुफी है, ओल्ड कुफी इसको बोलते हैं। ये अब्बासी दौर का खत है ये। अच्छा, ये सनाउल्लाह ऐसे नहीं महसूस हो रहा है जैसे कोई पुराने ज़माने की हम देख रही हैं, कटा फटा सा वो पेज है, इसके पीछे क्या राज है? असल में चूंकि इसको मैंने ओल्ड कुफी, ये अब्बासी दौर का है, तो उस दौर को मैंने समझाने के लिए ना, तो उसको इसका जो पेपर है खुद तैयार किया है। ये खुद तैयार किया आपने? पेपर भी मैंने खुद तैयार किया है इसको, ताकि ये पेपर भी उसी दौर का ऐसे लगे जैसे उसी दौर से ये लिखा हुआ आ रहा है। ये उसी दौर का पेपर है। पेपर की कटिंग और उन्होंने स्टाइल ऐसा बना दिया कि वो ऐसा लग रहा है जैसे बहुत पुराने दौर से ऐसे ही लिखा हुआ है, जैसे उसी दौर का ये मतलब ये लिखा हुआ है, तो आज तक ये चलता आ रहा है। महफूज कर लिया, ऐसे लग रहा है। अच्छा, इसमें आप देखिए इसका फ्रेम कितना खूबसूरत है। ये फ्रेम भी खुद ही तैयार किया मैंने माशाल्लाह। इसके हिसाब से मैंने इसको ओल्ड रखा है, ताकि ना ये चूंकि ये खत ओल्ड है तो पेपर भी इसका मैंने ओल्ड किया, इसी हिसाब से मैंने फ्रेम को भी ऐसा टच दिया कि ये पुराना लगे ये। अच्छा, ये कितने दिनों में तैयार हो सकता है? ये तकरीबन इसको 1.5 माह लग गया था ये इसकी कंपोजिशन बनाने में, इसका पेपर तैयार करने में। इसके पेपर को मैंने इंतज़ार किया कि ये पुराना हो, जितना पुराना होता जाएगा, ये अभी जितना पुराना होता जा रहा है ये तो उतना निखरता जा रहा है, तो पता चलता जा रहा है कि यार ये पता नहीं कितना पुराना खाता है, ये कितना पुराने दौर का पेपर है ये। एक और आखिरी भी जो है आपके पास, वो भी हमें दिखा दें हमारे नाज़रीन को। जी एक ये देखें, बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। ये सूरह सफ की 11वीं आयत है, ये जहाद के बारे में। तो इसको मैंने, चूंकि जहाद का जिक्र इसके अंदर है, तो इसलिए मैंने इसको तलवार की एक शक्ल में इसको माशाल्लाह इसको मैंने तैयार किया। सूरह सफ की 11वीं आयत है। 11वीं आयत है ये। अच्छा, जहाद के बारे में है ये। जहाद के बारे में, तो जहादी अंदाज में फिर आप, इसलिए मैंने इस तलवार का इसको वो मतलब शक्ल में इसको लिखा है। ये मॉडर्न कुफी के अंदर लिखा हुआ है इसको। अच्छा, खत इसका मॉडर्न कुफी है। ये कितना टाइम लेगी तैयार होने में? इसको 2 माह लग गए थे। 2 माह में? 2 महीने इसको लगे थे। तो ये इसका बैकग्राउंड मैंने ब्लैक इसीलिए रखा क्योंकि ये मुसलमानों की हालत ज़ार को शो कर रहा है ये। मतलब इसका जो ब्लैक बैकग्राउंड है कि इस्लाम इस वक्त जो भी है, मतलब जो हालात इसके चल रहे हैं, तो उसको मैंने ब्लैक से शो किया है। तो मुसलमानों का बाहर आने का एक ही जरिया है कि जहाद किया जाए। बिल्कुल। तो इसलिए फिर मैंने जो जहाद के दौरान जो मुसलमानों की जो नुसरत मिलती है, फतह मिलती है, उसको मैंने शो किया हैंडल से। अच्छा, सुनहरी गोल्डन करके उसको वो फतह का एक निशान है। पूरी तारीख आपने रकम कर दी है एक अपनी कैलीग्राफी के नमूने में माशाल्लाह। और इसका भी जो फ्रेम है माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत है, आप देखें ये भी लकड़ी का है। जी ये लकड़ी का फ्रेम है ये। चलिए आप बैठे हैं, आपसे मजीद गुफ्तगू करते हैं। अच्छा माशाल्लाह से खालिद भाई, इतने खूबसूरत आपने जो नमूना जात तैयार किए हैं, यकीन करें दिल चाहता है कि बंदा उठाए अपने ड्राइंग रूम में लगा ले। कितना खूबसूरत उसका कलर स्कीम है और मुसलमानों की जहाद और नुसरत को एक ही फ्रेम में उन्होंने कलमबंद कर दी है। तो अच्छा, आपने बताया 2 माह का टाइम दरकार है ये बनाने के लिए। अच्छा, वो अब हमारे बहुत सारे नाजरीन देख रहे हैं आपके इस फन पारों को। अगर कोई आपसे
हदियतन परचेज करना चाहे अपने ड्राइंग रूम के लिए जी, तो जी। कैसे राब्ता करे? कोई आपका राब्ता नंबर या कोई आपका एड्रेस किस तरह से आपको अप्रोच कर सकते जी, हैं? मेरा राब्ता नंबर आप नोट कर लें हाँ, हमारे नाज़रीन को बता दें। जी, 0300 766 1571। ये मेरा नंबर है। इस नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकता है। अगर जिसको भी ज़रूरत है, आपने इंटीरियर के हिसाब से जो भी कलर, जिस तरह जो भी मैटर हो, तो मुझसे रब्ता कर सकता है। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल फिक्र नहीं करनी और फ़ौरन रब्ता करना है। कॉन्टैक्ट नंबर आपसे शेयर किया जा रहा है 0300 766 1571। इस नंबर पे कॉल करेंगे तो खालिद भाई आपको फौरी तौर पे रिस्पॉन्ड करेंगे और जो भी इनमें से आप बनवाना चाहें नमूना या फिर वो आयात जो आप मुंतखब करें उनको भी खालिद भाई आप जी, उतार जी, सकते हैं अपने बिल्कुल फ्रेम इस में। तरह। जी बिल्कुल, वो आयात, वो कलर, इवन के वो कलर स्कीम जो आपको चाहिए अपने ड्राइंग रूम के लिए, अपने ऑफिस के लिए, इवन अपने किसी ऐसी बिल्डिंग के लिए जहाँ जिसको आप रेनोवेट कर रहे हैं, जिसको सजा रहे हैं, वहाँ के लिए भी एक तो बरकत का बाइस है। आयात हैं, कुरानी आयात हैं, बहुत बड़ी बरकत का बाइस हैं। आप अपने घरों में, अपने ड्राइंग रूम में, अपने दफातर में सजाइए, आवेज़ना कीजिए, अल्लाह ताला बहुत बरकत डालेंगे इसमें। और उसके लिए आपसे राब्ता नंबर जो है मैं एक बार फिर शेयर करती चलूँ 0300 766 1571 पे राब्ता करके आप अपने जो है वो ड्राइंग के पार्चाजात जो फ़न ख़ताती के हवाले से हैं, आयात की कैलीग्राफी है, उसके लिए राब्ता कर सकते हैं। जैसे कि नाज़रीन देख रहे हैं, उनमें कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो सीखना चाह रहे होंगे इस चीज को। हाँ बिल्कुल, सीखना चाह रहे उसके होंगे, हवाले से कैसे राब्ता करें? इसी नंबर पे फोन कर लें। इसी नंबर पे जो मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, इसी नंबर पे रब्ता कर सकते हैं सीखने वाले जो भी होंगे। 0300 766 1571 इस पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं। यानी कि आप सिखाने को तैयार हैं? जी जी बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि आप नहीं सिखाएंगे, आप सिखा देंगे। नहीं, बिल्कुल जी, ये तो क्योंकि बड़ा एक मेहनत तलब, ये तो कार्य खैर है, तो मैं क्यों हाँ, ये कैसे हो सकता है कि यूनिक काम है, बड़ा मेहनत तलब काम है। तो ये तो अच्छी खुशी की खबर है कि जनाब उस्ताद मोहतरम जो है वो सिखाने पर भी तैयार हैं। अगर सीखना चाहते हैं तो फौरी राब्ता कीजिए। अच्छा, माहम को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। जो है वो हमारी मेहमान सकीना माहम अजहर खामोश होकर बैठ गई हैं, लगता है दिलचस्पी से। हाँ जी, और माशाल्लाह इतना टैलेंट है इसके अंदर, टैलेंट तो है, हैरान हो गया कि ये बिल्कुल। सारी बातें भी सुन के कि हाँ जी। उन्होंने कॉलम भी लिखे हैं, इतनी और ऑब्जर्वेशन इतनी सी उम्र में है, तो ऐसे बच्चे आगे जाके माशाल्लाह बहुत कमाल करते हैं। पाकिस्तान का असल मुस्तकबिल यही है। बिल्कुल। अच्छा, अब मुझे ये बताइएगा सकीना कि पाकिस्तान और रमज़ान में आपके कॉलम में बड़ी ये चीज़ें नज़र आती हैं, कोई ख़ास ममासलत आप महसूस करती हैं? हाँ जी, मुझे ये लगता है कि जैसे कि पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया रमज़ान में, बिल्कुल, तो अगर हम गौर करें तो रमज़ान हमें हर किस्म की दुनियावी ख्वाहिशात के बोझ से आज़ाद करता है, हमें हर किस्म की दुनियावी ख़दाओं से आज़ाद करता है। तो पाकिस्तान भी इसी महीने में वजूद में आया, तो इसमें बेशक मुझे लगता है कि अल्लाह ताला की मंशा है कि अल्लाह ताला ये चाहता है कि आप ये जो मुल्क है हमारा, इसका निज़ाम, इसका मुआशरा इस तरह हो कि वो सिर्फ अपने नबी और अल्लाह ताला के हिकमात के मुताबिक उनके पाबंद हो। बिल्कुल। और हमारा तो बल्कि जो पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, बिल्कुल हमारा तो नारा भी यही है, स्लोगन भी यही है, हमारी ज़िंदगी की बका भी इसी में ही है। और दूसरा मुझे बताइएगा कि आप एक साइंस की स्टूडेंट थी, बड़ी ब्रिलियंट स्टूडेंट आप साइंस की रही हैं, लेकिन आपने आला तालीम के लिए इंग्लिश लिटरेचर चूज़ कर लिया। कोई मुश्किल काम नहीं लगा आपको, या क्या शौक हुआ इसका? ऐसा असल में जैसे आपने बात की कि साइंस पढ़ा हुआ था मैंने, तो मुझे ये था कि जब मैं साइंस पढ़ भी थी, हमारे मुआशरे में ट्रेंड भी साइंस का ज़्यादा है, तो जब मैंने मतलब ये सब्जेक्ट्स इसके पढ़ी तो मुझे एहसास हुआ कि शायद मैं ये नहीं करना चाहती हूँ या फिर मेरा ट्रेंड इस तरफ नहीं है। तो मैंने अपने बाबा से शेयर किया कि मेरा मतलब इस तरफ इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं है, तो मुझे राइटिंग करना पसंद है, वो अच्छा लगता है करना। तो मुझे ये बहुत है कि मुझे फैमिली की तरफ से सपोर्ट रही, उन्होंने मुझे नहीं कहा कि साइंस में ज़्यादा बच्चे जाते हैं, आप लोगों को उसमें करना चाहिए, ऐसा ही है। तो उन्होंने कहा जो आप दिल से करना चाहते हो आप वो करो। और फिर मुझे ये था कि इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, तो इसको मैं एक एज ए टूल यूज़ करना चाहती हूँ कि मैं इंटरनेशनल तौर पे पाकिस्तान की एक सॉफ्ट पॉजिटिव इमेज जो है ना रिप्रेजेंट करूँ। माशाल्लाह, बड़ी मैं ज़बरदस्त एक बात बात है। यहाँ पे ऐड करना चाह रहा हूँ कि वालिदैन के लिए ये ज़रूरी है कि बच्चों से लाजमी पूछें कि आप क्या बनना पसंद करेंगे, क्योंकि कुछ वालिदैन जो हैं वो ज़बरदस्ती की आप डॉक्टर बने, आप इंजीनियर बनेंगे, आप कुछ और इधर मतलब शोबे में जाएंगे, लेकिन मैं तमाम वालिदैन को रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने बच्चों को भी पूछा करें कि बेटा आप क्या बनना पसंद करते हैं या किस फील्ड में जाना चाहते हैं, तो उसको उस तरफ लेके जाएं। अच्छा, ये भी तो ज़रूरी है ना सनाउल्लाह कि पूछने से बेहतर ये भी है कि ऑब्जर्वेशन भी होती है वालिदैन की कि बच्चे का अपना इंटरेस्ट किस तरफ है।
ये भी देखा जा सकता है, छोटी उम्र में ही हमें नज़र आ जाता है बच्चों में, लेकिन वालिदैन हमेशा अपने बच्चों के खैर खा होते हैं, गाइड करते हैं। मैं यहाँ पे अपनी मिसाल देना चाहूँगी कि मैंने अपनी बेटी से माशाल्लाह बहुत अच्छी स्टूडेंट FSC प्री मेडिकल किया, तो मेरा इंटरेस्ट था कि D फार्मेसी करे या MBBS की तरफ जाए, तो उसने जनाब मेरे साथ तो ठीक ठाक जो है वो आर्गूमेंट की। उसने कहा मैं तो शेफ़ बनना चाहती हूँ। मैं एकदम मतलब मैं सोच में पड़ गई मेरी सारी साइंस की पढ़ाई कहाँ जाएगी, अल्लाह की बंदी शेफ़ क्यों बनना चाह रहे हो आप। उसने फिर जनाब मुझे राज़ी किया और प्रॉपर आर्गूमेंट के साथ उसने राज़ी किया। उसने कहा जी ये भी प्रोफेशन है और बड़े कम लोग हैं जो इसमें जा रहे हैं, तो मैं इसमें बड़ा नाम पैदा करूँगी, और आज माशाल्लाह वो बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी बना रही है। तो ये आपकी बात से मैं मानती हूँ कि हर जगह पे और हर दफ़ा वालिदैन ठीक भी नहीं होते, कई दफ़ा बच्चे भी अल्लाह ताला ब्रिलियंट दे देते हैं, तो उनको थोड़ा सा देख लेना चाहिए। अच्छा, सकीना की एक और ख़ास बात है, स्टूडेंट ये उर्दू उसकी इंग्लिश लिटरेचर की हैं, लेकिन कॉलम जो कमाल के लिखती हैं वो उर्दू में लिखती हैं, है ना खुदादा सलाहियत। मुझे तो लगता है मुतासिर हैं किसी से। अच्छा, वालिदैन का आपने जिक्र किया, माशाल्लाह अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे और उनको और भी ज़्यादा नवाजे, आपकी खुशियाँ देखने नसीब करे। ये बताइए कि वालिदैन के अलावा भी कोई हस्ती है जिसने आपको इंस्पायर किया? मेरे टीचर्स, उन्होंने मुझे बहुत इंस्पायर किया। रिसेंटली मेरा इंग्लिश में भी आर्टिकल पब्लिश हुआ है द नेशन में, तो मेरे टीचर डॉक्टर शाहजेब खान, उन्होंने इल्म का एक नया बाब हमारे सामने खोला और उन्होंने हमें मोटिवेट किया कि आप कोई अपना रोल प्ले करो, लिखो और अपनी आवाज़ पैदा करो। उसके अलावा डॉक्टर अजमल नियाज़ी साहब और समीउल्लाह, माशाल्लाह बड़ा नाम है अजमल नियाज़ी साहब का, तो बिल्कुल समीउल्लाह कुरैशी साहब, वो मेरे बाबा के उस्ताद भी हैं। वो दफ़ा हमारे घर आए जब मैं छोटी थी, तो उन्होंने कहा कि आप तालीम और तरबियत ना बेटी को लगवा के दें, तो इससे अच्छा, माशाल्लाह हम भी पढ़ते रहे हैं तो उसका काफ़ी इफेक्ट पड़ता है कि आपका मतलब रीडिंग का शौक पैदा होता है, क्रिएटिविटी बढ़ती है। तो ये ऐसी शख्सियात है जिनका मुझ पर एहसान है। और मिस आयशा खालिद, तो मेरे तमाम टीचर्स, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि आप अपनी एक वॉइस तलाश। बिल्कुल, मैं आपकी बात से एग्री करूंगी। अच्छा, आपने जिक्र किया बच्चों के इंटरेस्ट का, भी हम बात कर रहे थे, इसमें खालिद भाई को भी शामिल गुफ्तगू करेंगे कि हम ये तो कहते हैं कि बच्चों को नेगेटिव चीज़ों से दूर रखें, उनको पॉजिटिव एक्टिविटीज़ दें। तो जनाब सबसे बड़ी खूबसूरत चीज़ तो कुतुब बीनी भी है, रीडिंग भी है, जैसा कि सकीना ने की है। और आज देखें वो छोटी सी उम्र में कॉलम भी लिख रही है, वो आगे भी बढ़ रही है लाइफ में। अच्छा, हमारे तीसरे मेहमान को भी हम शामिल गुफ्तगू करेंगे कि ज़ैन बताइएगा, आपकी ऑब्जर्वेशन भी है माशाल्लाह से, हम फ़न ख़ताती पे बात कर रहे हैं, दौरे इस्लाम में फ़न ख़ताती को कितना अरूज था और आज कहाँ देखते हैं? जी, फ़न ख़ताती अब इसका आगाज़ कलम से होता है, और कलम की कुरान पाक के अंदर अल्लाह ताला ने कसम खाई है कि नून वल कलम वमा यस्तरून। सुभान अल्लाह। तो देखिए कि कलम के हवाले से कुरान करीम ख़ुद इसका जो मोतरिफ़ है तारीफ़ कर रहा है। अब आगे देखिए कि ये जो ख़ताती है, असल इसको मैं ये समझता हूँ कि उरूज इस्लाम ही है। उसकी वजह यह है कि इस्लाम से कबल जो अरब थे, इनका हाफ़ज़ा बड़ा मजबूत था और ये किसी भी चीज़ को लिखना मायूब समझते थे। अच्छा, ये एक अशार, एक बंदा 100 हज़ार अशार याद किए वो ज़ुबानी याद किए होते जी। और एक मतलब अलिफ लफ्ज़ हमने बोला है, तो अलिफ पे वो 100 अशार सुना सकता है एक बंदा। अच्छा, बे बोलेंगे तो वो बे पे 100 अशार। आजकल तो 2 घंटे पहले हमने क्या खाया हमें वो नहीं याद रहता, तो बड़ा कमाल हाफ़ज़ा था। इतना हाफ़ज़ा मजबूत होता था, और अगर कोई गुफ्तगू करता है तो एक लफ्ज़ जो पहले बोल दिया दोबारा रिपीट करना भी मायूब समझा जाता था। यही तो वजह है कि सूरह कौसर जब लटका दी गई थी तो वो बड़े बड़े उनके फसीह व बलीग लोग थे, और वो जितने भी लोग थे तो उन्होंने अपनी अपनी शायरी लिखी, और फिर उनके मुकाबले में सूरह कौसर लटकाई गई तो फिर उसका कोई मुकाबला ना कर सका, और फिर सब ने ये तस्लीम किया कि ये कोई डिवाइन बुक है, उसका हिस्सा हो सकता है, ये कोई इंसानी तख्लीक नहीं हो सकती। अच्छा, सुभान अल्लाह, सुभान। तो ये, और यहाँ पे मैं एक और बात ऐड कर दूँ कि कुरान पाक अरबी अदवार हैं, जितने भी उसके अदब के अदवार हैं इस्लाम से कबल और इस्लाम के बाद, तो आप इसको देखेंगे और मैच करेंगे तो हर दौर के साथ ये मिलता हुआ नज़र आएगा। आपको ऐसे लगेगा कि इस्लाम से कबल लिखा गया है। फिर अगर लिटरेचर आज का देखेंगे, आज की जो अरबी बोली जाती है, तो उसमें भी इसकी मुमासरत नज़र आएगी, इतनी वसअत इसके अंदर पाई जाती है। अब जब इस्लाम आया तो उस वक़्त कुरान पाक नाजिल हुआ, तो कुरान पाक को महफूज रखने के लिए ये ज़रूरत महसूस की गई कि अब इसको लिखा जाए। और फिर कुरान पाक को जिस तरह पत्तों के ऊपर लिखा जाता, फिर पत्थरों के ऊपर, फिर हड्डियों के ऊपर, यहाँ से इसको अब तरवीज मिली, यहाँ से जहाँ से ये जो चीज़ थी ये आगे बढ़ी।
اور پھر جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر صلح حدیبیہ کا بڑا واقعہ مشہور ہے. تو اب چونکہ اسلام گرو کر رہا تھا، دوسری جو سلطنتیں تھیں، دوسرے جو سردار تھے، ان کے ساتھ معاہدے، اور معاہدہ ہمیشہ ریٹن ہی اچھا لگتا ہے، قول و فعل کے ساتھ بات ہو سکتی ہے. جی اسلام میں بھی ہے اس کی، تو پھر اس کی ضرورت بڑی محسوس کی گئی. تو تب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کا ایک واقعہ بڑا مشہور ہے کہ صلح حدیبیہ کے وقت جب آپ سے کہا گیا کہ آپ لکھیں، تو آپ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے آغاز کیا. تو کفار نے جو ہے وہ اس بات سے اعتراض کیا کہ ہم معاہدہ لکھنا چاہتے ہیں اور آپ جس بات سے ہمیں انکار ہے آپ وہی بات سامنے لا رہے ہیں، سب سے اوپر لکھ رہے ہیں. تو پھر حضرت علی کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اس کو مٹا دیں. تو حضرت علی نے انکار کر دیا تھا کہ کہتے کہ یا رسول اللہ آپ کا نام لکھ دیا گیا ہے تو اب میں نہیں مٹا سکتا. تو یہاں پہ جو خطاط ہیں، میں بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جو خطاط ہیں وہ بھی اس چیز کو مد نظر رکھیں کہ ہمارے جو بزرگ ہیں وہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اگر لکھ دیا گیا ہے تو وہ اس کو مٹانا اچھا نہیں سمجھتے تھے. اور پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کو مٹایا اور پھر کہا کہ علی اب اس طرح عبارت لکھو. تو پھر جب معاہدے کرنے تھے تو اس وقت بھی خطاطی کی ضرورت محسوس ہوئی. پھر حضرت صدیق اکبر کے دور کے اندر جب قرآن پاک کو ایک دفعہ کہا گیا کہ اس کو محفوظ کیا جائے اور اس کو لکھا جائے، پھر حضرت عمر کے دور کے اندر مصحف بنایا گیا، پھر حضرت عثمان کے دور میں تو باقاعدہ قرآن پاک کو لکھا گیا. اب حضرت علی کے دور کے اندر یہ جو زبر زیر پیش ہے یہ حضرت علی نے ایجاد کی تھی. اور اس کا واقعہ بھی بڑا انٹرسٹڈ ہے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب اپنا جو ان کا شاگرد تھا، ایک ابو الاسود اس کا نام تھا، تو اس کو آپ نے فرمایا کہ میں اب جب بولوں گا تو اگر میرے ہونٹ کھلیں تو اس وقت تم نے زبر اوپر نقطہ لگا دینا ہے، اگر میرا بولتے ہوئے منہ گول ہو تو تم نے پیش لکھ دینی ہے، اور اگر جو ہے وہ میرے ہونٹ نیچے کی طرف آئیں تو تم نے زیر لکھ دینی ہے. تو پھر اس کو اس طرح جو ہے وہ اسلام کے اندر جو معاہدے تھے اور قرآن پاک کو محفوظ رکھنے کے لیے پھر یہ چلتا رہا. تو پھر اس کے اندر بہت سی آگے تبدیلیاں آتی رہیں، لیکن آج بھی دیکھیں مساجد کے اندر دیکھیں، درباروں پہ دیکھیں، یا ترکی کے اندر جس طرح کام چل رہا ہے، تو اسلام ہی نے اس کو محفوظ رکھا ہوا ہے. کہ آج بھی اگر دیکھیں گے تو جو اسلامی شاعر ہیں یا اسلامی جو مقامات ہیں ان کے اندر آپ کو کیلیگرافی بہت زیادہ نظر آئے گی بنسبت دوسرے مقامات کے. تو اصل میں اس کی جو ضرورت اور اس کی ترویج میں اصل کام اسلام ہی کا ہے، اور آج بھی اگر زندہ رکھا ہوا ہے تو وہ اسلام نے رکھا ہوا ہے، اور مساجد اور مدارس کے اندر ہی یہ چیز نظر آئے گی. جی ماشاءاللہ سبحان اللہ، بڑی خوبصورت آپ نے عکاسی کی ہے اس دور کی جو جس کو ہم دیکھ نہیں پائے، لیکن جس طرح سے آپ نے بریف کیا لگ رہا ہے کہ ہم اس دور میں چلے گئے تھے تھوڑی دیر کے لیے، محسوس کر رہے تھے ان چیزوں کو. باتوں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ بہت ہی قدیم زمانے سے جو ہے خطاطی ساری یہاں بالکل مقام ہے، چلتا رہے. گفتگو کا سلسلہ یہاں پہ جاری رہے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں احساس رمضان اور ہم بات کر رہے ہیں بچوں کی تعلیم و تربیت پر. جی میری بہن زبیدہ. ہاں جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ میں نے بھی یہ دیکھا ہے کہ یا تو جو ہمارے تعلیمی ادارے ہیں وہاں پہ تعلیم تو ہمیں مل رہی ہے، لیکن تربیت تو والدین نے کرنی ہوتی ہے نا. اب ہو کیا رہا ہے کہ والدین نے یہ ذمہ داری بھی اسکول والوں کو سونپ دی ہے. والدین کے پاس بھی ٹائم نہیں ہے، یا شاید وہ ٹائم نکالنا نہیں چاہتے اپنے بچوں کے لیے. اسی وجہ سے مجھے یہ لگتا ہے کہ جو ساری خرابیاں ہو رہی ہیں کہ بچے مینٹلی ڈسٹرب ہو رہے ہیں، وہ اپنا سکون، اپنی جو ایک انٹرٹینمنٹ ہے وہ موبائل کے اندر ڈھونڈ رہے ہیں. اور غریب سے غریب جو والدین ہیں ان کے پاس بھی اینڈرائڈ موبائل ہے اور انہوں نے اپنے بچے کو وہ موبائل دیا ہوا ہے. تو تربیت تو آپ کا موبائل کر رہا ہے. اب مجھے آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ موبائل میں کس قسم کا مواد ہوتا ہے، ٹھیک ہے. واقعی خرابی ہے یہ وقت کی جو ہے نا، وہ موبائل دینا بچوں کو بہت بڑی خرابی ہے. اور ہم اسی طرح سے اپنے مہمانوں کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں کہ خالد صاحب بتائیے گا، فن خطاطی سے آپ منسلک ہیں اور ماشاءاللہ سے سمجھتے ہیں، دیکھتے ہیں معاشرے میں بہت ساری چیزیں. ہم آج بات کر رہے ہیں اپنے تیسری بریک کے بعد کہ بچوں کی تعلیم و تربیت کے خطوط کیا ہونے چاہیے، والدین کو کس حد تک ان کو اپنا دوست بنا کے رکھنا چاہیے، یا ایک جو گیپ آ رہا ہے یہ کیسے کم ہوگا. تربیت کے حوالے سے کچھ فرما دیں. جی بالکل، جس طرح کے وقفے سے پہلے بھی آپ نے تھوڑا سا اس پہ ذکر کیا تھا تو بڑا اچھا یہ موضوع تھا. چونکہ وقفہ گیا تھا تو اس حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ والدین کو واقعی یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیز ابھی تک چل رہی، اتنا جدید دور کے ہونے کے باوجود
हमारी सोसाइटी के अंदर अभी तक ये ट्रेंड चल रहा है कि वालिदैन अपनी ख्वाहिशात जो हैं वो मतलब खुद से अगर ज़िंदगी में कुछ बन नहीं सके तो वो सोचते हैं कि क्यों ना ये मेरा बेटा या मेरी बेटी ये बन के दिखाए, जबकि बेटा या बेटी का रुझान किसी और तरफ होता है। ऐसा ही है। तो वो अपनी मर्जी बच्चों के ऊपर थोपते हैं कि नहीं आपने ये बनना है, चूंकि मैं नहीं बन सका, ये डॉक्टर नहीं बन सका तो आपने डॉक्टर बनना है, मैं अगर इंजीनियर नहीं बन सका तो आपने बनना है। ये बहुत बड़ी खराबी है सोसाइटी के अंदर ना हमारे, कि वालिदैन अपनी ख्वाहिशात को थोपना है। बच्चे का रुझान देखना चाहिए हमें कि बच्चा क्या चाहता है, बच्चा क्या चाहता है, यहीं से खराबी पैदा होती है। और आपने देखा होगा कि अक्सर मतलब फैमिलीज के अंदर बड़ी तलखियाँ पैदा होती हैं कि होता फिर क्या है कि जब वालिदैन बच्चों के ऊपर अपनी मर्जी थोपते हैं तो बच्चा भागता है तालीम से, फिर वो बुरी सोसाइटी भी इख्तियार करता है, नशे में भी चला जाता है। बिल्कुल सही तो ये सोसाइटी के अंदर ये बहुत खराबी पैदा होती है, इसे तोड़ फोड़ का एक ना वो रास्ता निकल आता है। तो मैं समझता हूँ कि वालिदैन को कभी भी इस तरह नहीं करना चाहिए, बच्चे की ख्वाहिशात को देखना चाहिए कि बच्चा क्या चाहता है। बच्चा जो चाहता है उसको फ्री हैंड देना चाहिए कि ठीक है आप जो बनना चाहते हो वो आप बन के दिखाओ। जब आप बच्चे को फ्री हैंड देंगे, ये कहेंगे कि बन के दिखाओ, तो मैं समझता हूँ यकीनन वो बच्चा आपको फिर कुछ ना कुछ बन के दिखाएगा। क्योंकि जब उसको पता होता है कि मेरे वालिदैन की तरफ से मुझे फ्री हैंड दे दिया गया है, अब ये मेरी जिम्मेदारी है, मैंने वालिदैन को कुछ बन के दिखाना है। चूँकि मेरे वालिदैन ने मुझ पर डिपेंड किया है और अपनी मर्जी नहीं मुझ पर थोपी और मेरी ही ख्वाहिशात के मुताबिक मुझे कहा है, तो अब मैंने कुछ बन के दिखाना है। तो जब आप बच्चे को फ्री हैंड देंगे तो आप देखेंगे कि बच्चा कुछ ना कुछ आपको बन के दिखाएगा। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि थोड़ा दोस्ती का लेवल होना चाहिए। और दूसरा ये कि हम जोर जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल। दूसरा आपने बात की थी अभी के मोबाइल के असरात। आप देखिए कि हमारे यहाँ देखो मोबाइल एक बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन देखना ये होता है कि हम इसको इस्तेमाल किस तरीके से कर रहे हैं। तो बिल्कुल वालिदैन को देखना चाहिए बच्चों को कि बच्चा अगर मोबाइल इस्तेमाल, ठीक है बच्चों को अगर मोबाइल आप लेके दे रहे हैं एक सहूलत के तौर पे भी लेके दे रहे हैं, चलो आपका एक राब्ता भी रहता है बच्चे के साथ, लेकिन देखना ये होता है कि बच्चा उस मोबाइल को इस्तेमाल क्या कर रहा है, चेक एंड बैलेंस नहीं होता, क्या चीज़ें देख रहा है वो, क्या कर रहा है वो। ये चेक एंड बैलेंस जरूर होना चाहिए वालिदैन की तरफ से कि वो उसका मोबाइल चेक करते रहना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि अगर ये चीज़ हो जाए तो मेरे ख्याल ठीक हो जाएगा। जी बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि अगर मोबाइल देते हैं तो कम से कम चेक एंड बैलेंस जो है वो वालिदैन की जिम्मेदारी है। उन्हें पता होना चाहिए कि उनका बच्चा मोबाइल में क्या चीज़ें देखता है, किस किस्म का मवाद देख रहा है। और मुझे तो उसका बेहतरीन जो है वो नेमुल बदल ये लगता है कि आप बच्चों को रीडिंग क्या डालें, बच्चे पढ़ेंगे, उनका दिमाग मसरूफ़ रहेगा, दिलचस्पी पैदा होगी। और ये अमर जितनी छोटी उम्र में आप शुरू करवा देंगे ना बच्चे को, उतना ही ज़्यादा आसानी पैदा होगी। एक वक्त आएगा कि बच्चा आपसे मांगना शुरू कर देगा, मुझे फ़लाँ नॉवल चाहिए, मुझे फ़लाँ स्टोरी चाहिए, मुझे फ़लाँ चीज़ चाहिए। तो ये शौक़ जो है ये बहुत बेहतर साबित हो सकता है। आज की जो हमारी अगली मेहमान हैं उन्होंने भी बड़ी प्यारी गुफ्तगू की है, बुक रीडिंग का बहुत शौक़ रखती हैं, बचपन से रखती हैं, उनके वालिदैन ने उनको ये आदत डाली थी और आज जो है वो निखर कर सामने आई है। क्या कहेंगी सकीना माहम अज़हर के, आप क्या देखती हैं? नौजवानों के हवाले से मैं बात कर रही हूँ, आपने भी माशाल्लाह से एक वक्त गुजारा है जिसके बाद अब आप उर्दू उसकी इंग्लिश लिटरेचर की स्टूडेंट हैं। तो वालिदैन बच्चों की तरबियत में किन अनासर को मद्देनजर रखें? वालिदैन को सबसे पहले तो चाहिए, जैसे कि हम सब बात कर रहे थे, कि उनको फ्री हैंड दें। सेकेंडली उन्हें इस चीज़ के लिए इंकरेज करें कि वो बड़े ख्वाब देखें, उनका गोल बड़ा होना चाहिए, दोस्ती भी करनी चाहिए वालिदैन को अपने बच्चों के साथ, और उनका ताकि वो स्ट्रगल उस लिहाज से करें कि मतलब उनका गोल बड़ा हो, कोई ख्वाब बड़ा हो, और उसमें उनका ये एलिमेंट शामिल होना चाहिए कि हम बाकी इंसानों के लिए, सोसाइटी के लिए कोई बेहतर किरदार अदा कर सकें। और मैं एक बात यहाँ पे ज़रूर कहना चाहूँगी कि नौजवान नस्ल को चाहिए कि वो अपनी ज़ुबान, अपने लिबास, अपने सकाफ़त, अपने इल्म, अपने फ़न, जैसे सूफ़ीज़म है, अभी हम फ़न ख़ताती की बात करें, इससे जुड़ें। अगर इससे जुड़ेंगे फिर ही जो एहसास कमतरी होती है नौजवानों में, तभी उसको दूर कर सकते हैं और अपनी शनाख्त पैदा कर सकते हैं। तो यही इससे तो हम सकीना तब जुड़ेंगे ना जब हमारे बच्चे उर्दू अदब की तरफ हम उनको लेकर आएंगे, उसके लिए ख़ास उम्र होती है। मेरा तजुर्बा, मेरी ऑब्ज़र्वेशन ये कहती है कि जितनी छोटी उम्र में जैसे ही बच्चा उर्दू बोलना पढ़ना शुरू करता है, आप उसको हमारे दौर में थे, देखें नौनिहाल था, फूल मैगज़ीन एक था हमदर्द वालों का आई थिंक, और तालीम और तरबियत सबसे बढ़ के जो आपने भी पढ़ा है वो मैं भी अपने बचपन में पढ़ चुकी हूँ, वो इतना पुराना है। तो हमारी तालीम और तरबियत दोनों में बड़ा मस्बत किरदार अदा करता रहा है।
تو جس طرح سے آپ نے ذکر کیا کہ اگر والدین دوستوں کی طرح بچوں کے ساتھ چلیں گے نا تو میرا خیال ہے کہ بچے بہت ساری باتیں والدین سے چھپانا بھی چھوڑ دیتے ہیں. اچھا ابھی ہم بک ریڈنگ کی بات کر رہے تھے تو میری بھی یہ خوش قسمتی ہے کہ میں نے بہت چھوٹی عمر میں اپنی بچیوں کو یہ عادت ڈالی تھی اور آج یقین کیجئے دونوں کے جو بیڈ روم ہیں ان کے اندر ایک ایک بکس کا ریک لگا ہوا ہے, کیونکہ مجھے یہ چیز میرے والد صاحب سے تحفے میں ملی تھی بک ریڈنگ, اور میں نے اپنے بچوں میں منتقل کی, اور خوش قسمتی سے آپ کو بھی یہ تحفہ اپنے والدین سے ملا. تو اب ہمارے تیسرے مہمان ہیں ان کو بھی زین الرضا صاحب. جی زین الرضا صاحب آپ کیا فرمائیں گے تعلیم و تربیت کے اوپر, اور ہماری جو نیو جنریشن ہے جو پاکستان کا مستقبل ہے اس کے بارے میں ذرا. دیکھیے مطالعے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو مطالعہ اتنا ہی اہم ہوتا ہے کہ جتنا ہمارے لیے کھانا پینا اہم ہے, کیونکہ ہم نے جب مہذب قوم بننا ہے تو پھر ہمیں ہر چیز سے آشنائی ہونا ضروری ہے. مطالعے کی کمی کے وجوہات اہمیت پہ تو سب نے گفتگو کی, تو میں 2-3 چیزیں میرے ذہن میں آ رہی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ مائیں ہیں کہ جن کا شوق ہوتا ہے علم و فن کے ساتھ, لیکن بسا اوقات کچھ ایسی بھی ہیں کہ جنہوں نے اب کام کرنا ہے تو بچے کو موبائل لگا کے دے دیا. پہلے یہ ہوتا تھا کہ کارٹون لگا کے دے دیا, ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی. اب وہ بچہ ادھر مگن ہے, ٹھیک ہے, اور آپ کو خود کام کر رہے ہیں. اب اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بچے کو اب چیزیں دیکھنے کی عادت پڑ جاتی ہے. ایسا ہی ہے, وہ جو بھی چیز مطلب اس کا دل کرے گا کہ میں کوئی بھی کام کروں تو وہ ویڈیوز دیکھے گا, ایڈکشن ہو جاتی ہے, اس کو ایڈکشن ہو جاتی ہے, اس کو عادت پڑ جائے گی. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد یہ ہے کہ کچھ لوگوں کی ویسے نیچر میں نہیں ہوتا مطالعہ کرنا, وہ کسی اور چیز کی طرف راغب رہتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے کھیل کے میدان ہیں, بہت سارے گیمز بھی ہیں, اس میں بھی جی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, اس کے اندر شوق ہوتا ہے. لیکن کھیل کو بھی میرے خیال سے کہ ایک محدود حد تک رکھنا چاہیے, اور کچھ لوگ رکھتے بھی ہیں کیونکہ ہمیں فزیکلی ایکٹیو رہنے کے لیے کھیلوں کی طرف بھی جانا چاہیے. لیکن یہ ہے کہ یہ جو پھر ہم آج کل ایک میمز کا بہت رواج عام ہو چکا ہے. بالکل ایسے ہی, ہم انسان کی طبیعت ہے, انسان چاہتا ہے خوش رہنا چاہتا ہے, تو وہ اس چیزوں کی طرف راغب ہو گئے ہیں, اور سوشل میڈیا میں ہر وہ چیز آ چکی ہے, اور بندہ جو ہے وہ مطلب نئی سے نئی چیزیں دیکھتا چلا جاتا ہے, نئی سے نئی چیزیں دیکھتا چلا جاتا ہے. اب جس طرح کے یہ ڈراماز ہیں تو یہ پہلے کسی دور کے اندر پڑھے جاتے تھے, ٹھیک ہے, اب یہ جو ہے وہ ڈراماٹائز کیے جاتے ہیں. جی اب وہ پھر اب وہ چیزیں دکھائی جاتی ہیں. پہلے یہ ہوتا تھا اخلاقی سبق ہوتے تھے, بالکل ایسا ہی, اور اشفاق احمد صاحب جیسے بندے لکھنے والے تھے, ٹھیک ہے, اور ایک ایک چیز جو ہے وہ قرآن و سنت کے مطابق لکھی جاتی تھی, اور اپنی تہذیب کے حوالے سے بہت زیادہ اس کے اندر پیغامات دیے, بالکل پیغامات ہوتے ہیں. اب جو ہے وہ کچھ اور آ چکا ہے, اور پھر وہ چیزیں جو عقل مانتی ہی نہیں ہے, مطلب ایک تو یہ ہے کہ سائنس کے ٹھیک ہے گلیمرس کر دیے بہت زیادہ, بالکل اس طرح کی خرافات آ گئی. اب وہ ساری چیزیں اب جو ہم نے دیکھنا ہے کرنا وہی ہوتا ہے, وہی کرنا ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ سبق یاد کرنے کے لیے آپ اونچی آواز میں بولیں تاکہ آپ کا برین جو ہے نا اس کو کیچ کرتا ہے. تو اسی طرح آپ جس منظر کو دیکھتے رہتے ہیں اس کی عادتیں, میں خود اپنا مشاہدہ دیکھتا ہوں. ہاں جی بالکل, کہ میں نے بچپن میں میرا نظر بھی گرانا تھا, ٹھیک ہے, تو میں اسی کی طرف راغب ہو گیا. جس طرح یہ بیٹی کہہ رہی ہے کہ یہ کالم نگاری کی طرف آئے تھے. ان کے جو والد تھے وہ بھی شاعر تھے, کالم نگار تھے, اور پھر ان کے دادا شاعر تھے. تو اسی طرح یہ انہوں نے اپنے والدین سے سیکھا. اب والدین کے اندر خود علم کا فقدان ہے, خود وہ ان چیزوں کا شکار ہے, خود وہ سارا دن موبائل کی طرف لگے رہتے ہیں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بچہ دیکھے اور پھر اس کی طرف آگے؟ بڑی کڑوی حقیقت ہے, بہت کڑوی حقیقت ہے. اور اس کے حوالے سے ایک حدیث پاک سناتا چلوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص حکمران ہے, اس سے اپنی رائے کے بارے میں پوچھا جائے گا, اور اس کو ہم ہر چیز پہ اپلائی کر سکتے ہیں. گھر میں جو والدین ہیں وہ اپنے بچوں کو ایگزیکٹلی بالکل, اور پھر جب تربیت کرتے ہوئے یہاں پہ بات چل رہی تھی کہ دوستانہ ماحول ہو, لیکن تھوڑی سی سختی بھی ہونی چاہیے. وہ کہتے ہیں نا شیر کی آنکھ اور سونے کا نوالا, یہ دونوں وہ اس وقت ہونی چاہیے کہ جب بچہ جو ہے وہ غلط حرکت کرے. میں یہاں پہ ایک بات آخری بات کروں, کیونکہ میں نے بچوں کو بھی پڑھایا ہے اور ایک مدرسے کو بھی چلایا ہے. میں نے دیکھا ہے کہ بچہ پہلی بار جب غلطی کرتا ہے نا, اس کو اس وقت آپ ٹوک دیں گے, سمجھا دیں گے اس کی طبیعت کے مطابق, ٹھیک ہے, وہ کیسے سمجھتا ہے یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے. سمجھا دیں گے وہ رک جائے. اگر پہلی بار آپ نے اس کو اگنور کر دیا, پھر وہ جتنا مرضی اس کو مارنے جو مرضی کرے وہ رکے گا. پہلی بار اس کو آپ نے بتانا ہے, ٹھیک ہے, جس طرح آپ اس کو سمجھائیں گے وہ کرے گا. کسی بچے کو آپ
आप तजुर्बा करिएगा कि आप गलत लफ्ज़ एक मरतबा याद करवा दें, फिर उसको सारी ज़िंदगी लगा दें, आप उसको भूल लें, दुरुस्त नहीं हो सकेगा वो। तो इसी तरह जब वो पहली मरतबा गलत काम करे ना, उस वक्त आपने एक्शन लेना है, उसके बाद वो जो उसके दिल के अंदर एक उसके हवाले से बात बैठ जाएगी, तो फिर वो उस चीज से हट जाएगा। यानी कि आपके कहने का पहला जो गलत स्टेप है वहीं पे उसका ब्रेक लगा पहली जो तहरीर होती है, पहला जो नक्श होता है, वही सब रहता है एंड तक। तो पहले नक्श को जो आपने जब लिखना है या उसको कायम करना है, तो उस वक्त आपने सोचना है कि आप क्या लिखें। अच्छा, बड़ी खूबसूरत बात। अच्छा, ये तो हमने बात कर ली कि नौजवान नस्ल को किस तरह से आगे काम करना है या उनकी तरबियत कैसे करनी है। अब ज़रा ये भी पूछ लेते हैं कि जब ये बच्चे थे जो हमारे मेहमान हैं, तो इनके वालिदैन ने इनको कैसे ट्रीट किया? वो बड़े सुनहरी अल्फाज, सुनहरी वाक़यात होंगे। पहली डांट किस बात पे पड़ी थी? रोज़ा पहला कैसे रखा था? चिड़ी था या पूरा था? है, पूछे फिर पहले मेहमान से आप फरमाइए जरा अपनी लाइफ के बारे में थोड़ा। हाँ, थोड़ा अपनी वो वाली एज हमें बताएं ना, जब आप बिल्कुल बच्चे से थे। और ख़ास तौर पे मैं पूछना चाहूँगी कि पहला रोज़ा चिड़ी था या पूरा ही रख लिया था आपने? नहीं, पहला रोज़ा चिड़ी ही था। अच्छा, वालिदैन के बारे में जिस तरह कहा आपने, तो इसी तरह था। असल में हमारे वालिदैन कोई ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, चूँकि माइग्रेट होके आए थे, तो वो इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्होंने तरबियत याफ्ता थे, ये मैंने देखा है। हाँ, लेकिन हाँ, तरबियत याफ्ता थे, तरबियत याफ्ता होते, वो तालीम को समझते थे, वो समझते थे। तो उन्होंने हमें फ्री हैंड दिया था। अच्छा। उन्होंने कहा था बस कुछ बन के दिखा दो, बस जो बनना है बन जाओ। तो बाकी जो फाइनेंस का कोई मसला नहीं था हमें, उन्होंने कहा जो बनना है बन जाओ, बस इस तरह। फिर वो मतलब अच्छा, जितने भी कोई बर्डन नहीं थी, वालिदैन की तरफ से कोई सख्ती नहीं थी। अच्छा, कि जी आपने ये बनना है, क्यों नहीं बने, ये क्या किया, वो किया। हाँ, बस ये पूछा करते थे कि अगर वो खेल रहे हैं, बहुत ज़्यादा खेल लिया, तो कहते थे चलो यार कुछ पढ़ भी लो। हाँ, पढ़ भी लो। तो वो एक जिम्मेदारी समझ के वो कहते थे। तो मेरे ख्याल वालिदैन को ऐसा सोचना भी चाहिए। अच्छा, कितने बहन भाई माशाल्लाह आप हैं, और लाडला कौन था वालिदैन? लाडला वाकई आपने तो ऐसे ही कहा जैसे आप जानती हैं। बस देख ले। नहीं, वाकई लाडला मैं ही था। अच्छा। हम 5 भाई हैं, एक बहन है, माशाल्लाह। तो मैं ज्यादा लाडला था सब में। अच्छा। तो मुझसे जो बड़े चोरी पैसे भी ज्यादा मिलते होंगे? चोरी जी बिल्कुल। और मेरी ख्वाहिशात का एहतराम भी बड़ा करते थे। मैं जो कहता था, जो चीज़ मार्केट में नहीं आती थी, पेंट शर्ट या जूता जो नया आया, वो मैंने लेना है। और इनकार नहीं होता था वालिदैन की तरफ से कि भाई इसको नहीं, ये महंगा बहुत है, तो ये ऐसा कुछ नहीं था। वो महंगा भी था तब भी लेना है। तो वालिद का रोब कितना था? वालिद का, असल में वालिद का ना, मेरे एक ना, चूँकि मैं बिलोंग करता हूँ झंग से, हाँ। तो झंग के अंदर मेरे वालिद का ना एक मुकाम था, माशाल्लाह। तो बड़े लोग रिस्पेक्ट करते, तो ये इस चीज़ का अदराक हमें भी था। अच्छा। तो हमने कभी भी कोई ऐसी हरकत नहीं की थी जिससे कि हमारे वालिदैन को कोई ब्लेम करे कि यार ये देखो ये फलां का बच्चा, ये मतलब देखो ऐसी हरकत, यार इसके वालिद का तो ये मकाम है शहर के अंदर, तो ये बच्चा कैसा है। तो इसलिए हम इस चीज़ का बड़ा ख्याल करते थे, अपने वालिदैन की इज़्ज़त का बड़ा ख्याल करते थे। तो ऐसी एक्टिविटी में नहीं जाते थे कि जिससे हमारे वालिदैन को ब्लेम आए। तो बड़ा अच्छा माहौल था उस वक्त। जदीदियत इतनी नहीं थी, अब तो इतना जदीद दौर है, इसमें तो वालिदैन की ड्यूटी भी उसी हिसाब से बहुत बढ़ गई है। जिस तरह के टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा आ गई है, फास्ट हो रही हैं चीज़ें, तो उसी हिसाब से वालिदैन की ड्यूटी भी बढ़ती जा रही है कि अपने मतलब बच्चों पे बड़ा मतलब देखना पड़ता है, कहीं बेरहमी का शिकार ना हो जाएं। तो ये चीज़ें ज़ाहिर एक जदीद जब दौर होता है तो उस हिसाब से आपकी ड्यूटी भी बढ़ जाती हैं फिर। लेकिन फिर भी ऐसा लगता था कि वालिदा के आंचल में और वालिद की जो शेर की आंख और माँ के सोने के नवाले, मुझे लगता है वो दौर सुनहरी था। नहीं, वाकई वो दौर सुनहरी था। वो चीज़ें, वो मोहब्बतें, वो शफकतें अब इतनी डिवाइड हो गई हैं, इतनी फास्ट हो गई हैं। अच्छा, फास्ट मैं इस लिहाज से भी कहती हूँ कि खाने में फास्ट फूड आ गया है, लेकिन बच्चे स्लो मोशन हो गए। स्लो मोशन हो गया, बिल्कुल वाकई बच्चे स्लो मोशन हो गए। से वो फास्ट फूड की तरह है, उतना ही वो स्लो बिल्कुल वाकई स्लो हो गया। मैंने देखा कि आज के बच्चे जो खुराक ले रहे हैं वो इनके अंदर वो एनर्जी पैदा नहीं कर रही, इनके अंदर वो ताकत नहीं है। और फिर दूसरा ये बड़ा हमारे सोसाइटी के अंदर बड़ी गलत चीज़ चल रही है कि शहर का रुझान जो है ना खत्म होता, वो हमारे यहाँ ख़त्म हो गया है। कि अभी आप पार्क के अंदर जाएं कि आपको नौजवान नहीं मिलेंगे, बूढ़े ही मिलेंगे। क्या सैर करना सिर्फ बूढ़ों का काम है? अच्छा, बैठे भी होंगे ना, तो जो मैंने देखा सिगरेट पी रहे होते हैं कि वो पार्क का माहौल भी आलूदा हो रहा होता है। आलूदा हो रहा है, बिल्कुल। अच्छा, मैं बड़ा दिलचस्प आपसे गुफ्तगू कर रही हूँ, मैं उसी एरा में रहना चाह रही हूँ। वालिदैन के साथ जो टाइम गुजरता है ना, मेरा बहुत ज़्यादा गुजरा है। मैं अपने वालिदैन की, वो मुझे अपनी बेस्ट फ्रेंड
मानते थे, मेरे जो वालिद साहब के साथ बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप थी। तो मेरा जो वो टाइम उनके साथ गुजरा है ना, मुझे वो बहुत सारी चीज़ें जो बंदा वालिदा के साथ ज़्यादा फील करता है, मैंने वो वालिद के साथ गुजारी हैं। तो इसलिए भी मुझे इंटरेस्ट पैदा हो रहा है कि वो दौर सुनहरी गोल्डन था कि एक बाप जो है उसकी नज़र में सब बच्चों पे नज़र है उसको सबका पता है, सबको पता है किधर से आ रहा है, कहाँ जा रहा है। ये एक अलग बात होती है कि वो इजहार नहीं कभी बात करते, हाँ, पता सब लेकिन होता है नज़र उनको। उनकी सब बच्चों पे होती थी। आप वालिदा के लाडले रहे हैं, तो वालिदा तो बहुत याद आती होंगी। हाँ जी, ज़हरा असल में दोनों शख्सियात ही याद आती हैं बहुत ज़्यादा। असल में मेरे वालदा तो मेरे बचपन में ही फौत हो गई थी। मैं तकरीबन 5 साल की एज का था जब वालदा की डेथ हो गई। तो वालिद साहब ने दूसरी शादी की, तो वो जो नई वालदा आई उनका भी मतलब रवैया हमारे साथ बहुत ज़बरदस्त था। अच्छा। कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि खुशकिस्मत है फिर आप तो, वरना हाँ, कहानियां मतलब बड़ी खौफनाक सुनने में आती हैं। क्योंकि वालदा तो बचपन में फौत हो गई थी, इसलिए जो नई वालदा थी तो उनका भी प्यार, उनको पता था कि ये मतलब लाडला रहा छोटे हैं, लाडला भी उनको पता था कि ये लाडले रहे। तो उन्होंने मुझे नज़र आया कि उनको भी जैसे ये इल्म था, तो उन्होंने भी इसी तरह आके ना बाकी भाइयों से ज़्यादा लाड मुझसे ही किया। तो मतलब बड़ा अच्छा, दूसरी वालदा की बहुत अच्छा रवैया था हमारे माशाल्लाह, साथ। बहुत अच्छा वक्त आपने गुजारा। खुशकिस्मत है। तो अब सकीना माँ हमसे भी बात कर ले, वो तो अभी भी छोटी सी हैं। अच्छा सकीना, आप बताइए कितनी लाडली है वालिद की या वालिदा की? मैं अपने बहन भाइयों में सबसे बड़ी हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। तो मुझे ये लगता है कि जो बड़े बच्चे होते हैं उनका ज़रा ज़्यादा लाड उठाया जाता है, क्योंकि वो मतलब पहला होता है। पहला जिम्मेदारियाँ भी होती हैं, जिम्मेदारियाँ भी ज़्यादा होती हैं। छोटे बहन भाई ने जो भी गलती करनी है, डांट पड़ती है। हाँ, डांट तुम्हारी वजह से, तुमने रोका नहीं, देखा नहीं इसको, ऐसा ही है। तो ज़्यादा लाडली मैं बाबा की ही हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। तो लेकिन सबके साथ ही बहुत प्यार है। और ये एक चीज़ में अभी हम जैसे गुफ्तगू करते तरबियत की, एक मैंने चीज़ जो नोट की है कि जो ट्रस्ट होता है ना, कि जब आपके पेरेंट्स आप पे ट्रस्ट करते हैं तो आप खौफ से ज़्यादा ट्रस्ट आपको किसी बुरे काम से रोकता है। ये मैंने एक चीज़ ट्रस्ट, देखी, बिल्कुल। ट्रस्ट रोक देता है। नहीं, आप 100% ट्रू कह रही हैं। यही बात मैंने की थी ना कि ट्रस्ट जो वालिद साहब का होता है ना, कि वालिदैन का जो होता है उसको कायम रखना चाहिए। उसको कायम रखना था। कि बंदा देखता है कि आपके जो वालिदैन है वो सोसाइटी के अंदर उनका मुकाम क्या है, तो उस मुकाम को आपने असल में देखना होता है कि फिर वो बंदा बचता है कि नहीं ऐसा नहीं करना, वो ट्रस्ट होता है। रुक जाता है। ज़ैन भाई अफसरदा से नजर आ रहे हैं, लगता है अपना बचपन याद आ गया है। आप भी को वाकया सुनाइए अपने बचपन का। मेरा बचपन असल में मैं वालिद और वालिद से महरूम रहा हूँ, बड़ा तल्ख है। जी, तो बहुत दुखी बात है। अच्छा, मुझे मेरे नाना और नानी ने परवरिश की है। अच्छा, तो माशाल्लाह। मैं दोनों का ही लाडला रहा हूँ और अभी तक मेरी तकरीबन 25 से 26 साल के दरमियान एज है और अभी भी सारी फरमाइशें पूरी होती हैं माशाल्लाह। चलिए, खुशकिस्मती है आपकी ना कि अल्लाह ताला ने आपके नाना नानी को इतनी हिम्मत दी कि उन्होंने आपको इस तरह से। तो वालिदैन को कोई मसला हुआ था क्या? अच्छा, एक ये बड़ा अलमिया है। लेकिन माशाल्लाह से जिस तरह से आप गुफ्तगू कर रहे हैं, जिस तरह से आप मुआशरे में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं, बड़ी बेहतरीन तरबियत हुई है आपकी भी। आपके क्रेडिट जाता है आपके नाना नानी को इस चीज़ का, माशाल्लाह से। अब आखिरी लम्हात चल रहे हैं, तो अगर हमारे पास टाइम है तो हम छोटे छोटे मैसेजेस लेना चाहेंगे, 2-2 लाइनों के, रमज़ान मुबारक के हवाले से, कि किस तरह से रमज़ान जो है गुजारना चाहिए, लोगों को क्या कहना चाहेंगे 2-2 लाइनों में अगर आप सब? जी, बड़ा ये बाबरकत महीना है, तो इसके अंदर जितनी भी आप मतलब इबादत करेंगे तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह आपको अजर देगा। और इसको गनीमत जाने कि कोई पता नहीं आपकी मतलब अगला महीना मिले ना मिले, नेक्स्ट आपके ज़िंदगी में मिले तो ये एक अल्लाह ताला ने एक आपको चांस देता है, अल्लाह ताला मौका मिला तो है। जितनी बरकतें, जितनी रहमतें अल्लाह ताला की, जितनी मगफरत आप करवा सकते हैं इस महीने को आप जाने न दें। इसकी रहमतें, इसकी बरकतें समेटें आप। और इबादत भी इस तरह से करनी चाहिए जैसे आपने फरमाया कि हो सकता है अगला साल या अगला ये महीना हमें मिले ना मिले, ये सोचकर ही इबादत करें। मेरा ख्याल से इंसान ज्यादा करना चाहिए। सकीना माम क्या कहेंगे? हाँ जी, जैसे हम बात करें इबादत करनी चाहिए। और मुझे लगता है कि जो बुरी आदतें हैं, जैसे मोबाइल एडिक्शन है, हम रमज़ान में ये कोशिश करें कि अच्छी रूटीन बना लें और वो जो बुरी आदतें हैं उनसे हम दूर रहें, छुटकारा हासिल कर लें। रमज़ान में एक रूटीन बन जाती है और आपका एक खुद दिल होता है कि आप अच्छी आदतें, फिर इस रूटीन को कंटिन्यू रखना चाहिए आपको। बड़ी खूबसूरत बात की। ज़ैन भाई क्या कहना चाहेंगे, क्या पैगाम देंगे? हर वक्त अल्लाह को ज़हन में रखिए और आखिरत पे यकीन रखिए, इंशाल्लाह मामलात भी सारे ठीक होंगे और जो बुरी आदतें हैं वो भी खत्म होंगी। जी माशाल्लाह, बड़ी खूबसूरत बात की।
اور ہم بھی اس بات کا عہد کرتے ہیں، ثناء اللہ بھائی آپ بھی کریں، میں بھی کرتی ہوں، کہ جو ہمارا رمضان المبارک ہے اللہ تعالیٰ ہماری پہلے تو یہ دعا ہے کہ بہت سارے مواقع دے ہمیں کہ ہم اپنی عاقبت سنوار سکیں، اپنے لیے کچھ ایسا چہرہ بنا سکیں جو لے کر جائیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے دربار میں شرمندگی نہ ہو۔ یہ ہماری بھی دعا ہے آپ کے لیے، اور آپ بھی ہمارے لیے دعا کریں، ہمارے مہمانوں کے لیے، ہمارے پورے امت مسلمہ کے لیے، کہ ہم اس قابل ہوں کہ اس کے دربار میں جا کے حاضر ہو سکیں، کھڑے ہو سکیں، اتنے ہم جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اچھا بنا دے، توفیق دے۔ بالکل۔ اور آپ نے آج ہمارے مہمانوں کی گفتگو سنی، کیلی گرافی کے نمونہ جات بھی آپ نے دیکھے، اور پروگرام کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ کا فیڈ بیک جو ہے وہ بے حد اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ آپ کو کیلی گرافی اچھی لگی ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے، آپ کو سکینہ ماہم کی باتیں اچھی لگی ہیں تو اس میں بھی کمنٹس کیجئے، زین بھائی نے جو تجربات شیئر کیے ہیں اس کے اوپر بھی آپ کے کمنٹس ہمیں لازمی چاہیے۔ ہم اپنے تینوں مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی اسٹوڈیو سے چاہیں گے اجازت، مجھے اور میرے ساتھی میزبان ثناء اللہ خان کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔